नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान की जंग भीषण रूप लेती जा रही है। दोनों देशों के बीच हमले तेज होते जा रहे हैं और धमकियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। ईरान की सेना ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप अपनी धमकियों पर अमल करते हैं तो इस क्षेत्र में मौजूद सभी बुनियादी ढांचों को ईरान की शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं के लोहे के प्रहारों से कुचल दिया जाएगा, ताकि उनका कोई निशान न बचे, मानो वे कभी अस्तित्व में ही न रहे हों। इसके साथ ही उसने ये भी साफ किया है कि ईरान का पड़ोसी देशों से कोई टकराव का इरादा नहीं है। ईरान ने कहा कि यह जंग अब सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लाल सागर तक फैल सकती है। दोनों देशों की ये धमकियां क्षेत्र में एक खतरनाक जंग के संकेत दे रही हैं। तो हॉर्मुज के बाद लाल सागर भी होगा बंद। कैसे फैलती जा रही है ईरान और अमेरिका की जंग, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। चौतरफा मुश्किलों से घिरी शहबाज सरकार, बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक आजादी की लड़ाई। उधर खैबर पख्तूनख्वा में टीडीपी ने बरपाया कहर। यूक्रेनी हमलों से रूसी तेल सप्लाई को लगा झटका, भारत से मांगी मदद। उधर रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमले से कीव में 2 की मौत। नेपाल की राजनीति में भारी भूचाल, पूर्व नेपाली उप पीएम और पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ बड़ा एक्शन। बालेन शाह सरकार पर भड़के जेनजी। और चलते चलते में देखेंगे आकाश गंगा में मिले चीनी के बादल, जीवन की शुरुआत का बड़ा सुराग। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ठुकराई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मांग, सीरिया और लेबनान से इजरायली सेना हटाने से किया इनकार। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा। इजरायल के हमलों से गजा में कोहराम, 48 घंटों में हमास के 2 सैन्य कमांडरों समेत 12 लोगों की गई जान। गजा के अधिकारियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाने के लगाए आरोप। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना की 760 अरब टका की संपत्ति सीज, देश वापसी का ऐलान करते ही तारिक सरकार का एक्शन। अपने शासन में गैर कानूनी तरीकों से संपत्ति जमा करने के लगाए आरोप। बंगाल की खाड़ी में रोहिंग्या शरणार्थियों की 2 नावें पलटी, 500 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका। पहले ही समुद्री रास्ते से पलायन के दौरान हजारों रोहिंग्या गंवा चुके हैं अपनी जान। तो ईरान और अमेरिका के बीच लगातार जारी हमलों ने पूरे क्षेत्र में भयंकर तबाही मचाई है। अमेरिकी सेना ने बताया कि उसने ईरान पर हमलों की एक और लहर पूरी कर ली है। अमेरिकी मध्य कमान यानी सेंटकॉम ने बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के कमांड सेंटरों, एयर डिफेंस साइटों, मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं और तटीय निगरानी सुविधाओं पर हमले किए। सेंटकॉम ने बंदर अब्बास समेत कई जगहों पर लक्षित हमलों के लिए सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों यानी प्रिसीजन म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया है। ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, सिरिक, चाबहार, कोनार्क, रास्क, खोंडाब, खोरमाबाद और सेमनान में अमेरिकी हमलों की जानकारी दी। आईआरजीसी ने यह भी साफ किया कि उत्तर मध्य शहर सेमनान में हवाई अड्डे पर हुए हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई हैं। ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी ने दावा किया है कि ऑपरेशन थंडरबोल्ट के 10वें चरण में कुवैत और बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए गए। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर रडार, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और ईंधन डिपो को निशाना बनाया गया। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक नस्र 2 अभियान के 8वें चरण में किए गए संयुक्त मिसाइल और ड्रोन हमले में सी राम अर्ली वार्निंग रडार और अमेरिकी सैनिकों के जमावड़े वाले क्षेत्र को निशाना बनाया गया। जॉर्डन ने भी बताया कि उसने ईरान की 8 मिसाइलों को मार गिराया है। यानी जंग के इस मैदान में ईरान भी अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इस संघर्ष की वजह से पूरी दुनिया एक बार फिर आर्थिक संकट के जाल में फंसती दिखाई दे रही है। आईआरजीसी ने हॉर्मुज तो पहले ही बंद कर दिया है और अब उसने लाल सागर को भी बंद करने की चेतावनी दी है। ईरानी सेना ने कहा कि यह जंग अब सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लाल सागर तक फैल सकती है। आप जानते हैं कि लाल सागर पर यमन के हूतियों का दबदबा रहा है। अब अगर अमेरिका के हमले इसी तरह जारी रहे तो ईरान हूतियों की मदद से इसे भी ब्लॉक कर सकता है। इन हालात में अगर दुनिया के 2 सबसे अहम समुद्री चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लाल सागर एक साथ बाधित हो गए तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और व्यापार पूरी तरह ठप हो जाएगा। पहले ही हॉर्मुज में जारी तनाव के चलते वहां से यातायात ठप हो ही चुका है।
समुद्री व्यापार प्रकाशन लॉयड्स लिस्ट की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि हॉर्मूज में यातायात लगभग न के बराबर हो गया है और तेल की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत $85.28 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जिससे पूरी दुनिया का तेल व्यापार प्रभावित हो रहा है। लेकिन अमेरिका इस जंग को खत्म करने के बजाय और तेज करने के मूड में नजर आ रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को और बड़ा करने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अपने वरिष्ठ सलाहकारों से कई दिनों तक जानकारी लेने के बाद ट्रंप इस दिशा में झुकाव दिखा रहे हैं। इसमें हॉर्मूज के पास ईरानी द्वीपों पर जमीनी सेना भेजकर कब्जा करने का विकल्प भी शामिल है। और यही नहीं, ट्रंप ने तो अगले वित्त वर्ष में रक्षा बजट बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन करने का ऐलान किया है और कहा है कि हमें इसकी जरूरत है, जिससे साफ है कि आने वाले वक्त में ये जंग और भड़कती दिखाई दे सकती है। इसके लिए ईरान ने भी कमर कस ली है। इस जंग को लेकर जनता को संबोधित करते हुए ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबफ ने कहा कि दुश्मन के साथ युद्ध करना है या उसे बातचीत की मेज पर लाना है, यह तय करने का अधिकार सुप्रीम लीडर का है। देश की जनता को सुप्रीम लीडर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना होगा। हमें दुश्मन की सैन्य गतिविधियों से डरना नहीं चाहिए। दुश्मन पहले भी हमें नौसैनिक ताकत, हवाई हमलों, जमीनी हमलों और अन्य सैन्य कार्रवाइयों की धमकियां दे चुका है, लेकिन वो उनके नतीजे भी देख चुका है। इसलिए हमें उसकी धमकियों से डरना नहीं चाहिए। ईरान के लिए आगे की राह मुश्किल है, लेकिन हमें एकजुट रहना होगा। अब अगर यह जंग आगे और तेज होती है तो ये केवल पश्चिम एशिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए घातक साबित होगी। ऐसे में सभी की नजरें अमेरिका और ईरान पर टिकी हुई हैं कि वो इस जंग को लेकर आगे क्या फैसला करते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो इस वक्त पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। बलूचिस्तान से लेकर पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तक आजादी की गूंज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़कता दिखाई दे रहा है, यानी पाकिस्तान के टुकड़े होने की आशंका बढ़ती जा रही है। वहीं अफगानिस्तान सीमा पर भी लगातार तनाव बना हुआ है और रही सही कसर टीटीपी के आतंकी पूरी कर दे रहे हैं। इन सब के बीच शहबाज सरकार के सामने आर्थिक चुनौतियां अलग से बढ़ती जा रही हैं, यानी फिलहाल शहबाज सरकार के लिए देश चलाना ही मुश्किल हो गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार जनता से बातचीत के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि वो उनके विरोध को बलपूर्वक कुचलने की तैयारी में है। पीओके में 36 दिन से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पीओके पर पाकिस्तान के कब्जे को सीधी चुनौती दे दी है। आंदोलन की अगुवाई कर रही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी के वरिष्ठ नेता सरदार अमान खान ने कहा कि ये इलाका ना तो आजाद है और ना ही विवादित, बल्कि ये कब्जे वाला इलाका है। ये कोई विवादित इलाका नहीं है, ये कब्जे वाला इलाका है, इस पर कब्जा किया गया है। स्थानीय लोगों ने सरदार अमान खान के बयान का समर्थन किया और खुद को पाकिस्तान से अलग बताया है। उन्होंने पाकिस्तान असेंबली से आजादी का ऐलान करने के लिए मुजफ्फराबाद कूच भी शुरू किया, लेकिन ऐन वक्त पर इसे रोक दिया गया। जेएसी ने सरकार को अब 21 जुलाई तक का वक्त दिया है और धमकी देते हुए कहा कि अगर इस दौरान हमारी मांगे न पूरी की गई तो 22 जुलाई से हमारा मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च फिर शुरू हो जाएगा। तब तक सभी धरने पहले की तरह जारी रहेंगे और जन आंदोलन भी चलता रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजफ्फराबाद मार्च के लिए भारी संख्या में लोगों का हुजूम इकट्ठा होता देख पाकिस्तान सरकार को दबाव में बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ा। आनन फानन में पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल रावलकोट पहुंचा और जेएसी के नेताओं के साथ बातचीत की, जिसके बाद जेएसी ने सरकार को 21 जुलाई का यह अल्टीमेटम दिया है। पीओके में फिलहाल तो शहबाज सरकार को कुछ दिनों की मोहलत मिल गई है, लेकिन बलूचिस्तान ने तो अपनी आजादी का ऐलान भी कर दिया। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक लेटर सामने आया था जिसमें रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान नाम से बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित किए जाने का दावा किया गया है और कहा गया है कि बलूचिस्तान की सेना ने क्षेत्र के 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही देश का झंडा, राष्ट्रगान, नई करेंसी और प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने की भी बात कही गई। नई सरकार के पास क्षेत्र का खनिज, गैस क्षेत्रों और कोयला खदानों पर पूरा नियंत्रण है। इसके अलावा पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों से बड़ी संख्या में लोगों के इस्तीफा देकर बलूचिस्तान का साथ देने का भी जिक्र किया गया है, यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। बलूचिस्तान का पाकिस्तान से अलग होना शहबाज सरकार के लिए आर्थिक तौर पर बड़ी चोट के रूप में देखा जा रहा है।
क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बलूचिस्तान की प्राकृतिक गैस, वहां का कोयला, खनिज और रेयर अर्थ पर निर्भर है। ऐसे में आजादी के इस ऐलान के बाद क्षेत्र में लगे पूर्ण शटडाउन और ट्रांसपोर्ट ब्लॉकेड ने पंजाब की औद्योगिक इकाइयों को घुटनों पर ला दिया है। इस बीच तहरीक तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को अपने हमलों से दहला दिया। इन हमलों में पुलिस बलों को निशाना बनाया गया, जिसमें 9 पुलिसकर्मी मारे गए हैं, वहीं करीब 30 घायल हुए हैं, जिसके बाद क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। यानी पाकिस्तान सरकार के लिए फिलहाल चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इनसे कैसे निपटती है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। तो दोनों देशों के बीच की इस जंग ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि 4 साल से ज्यादा वक्त से दोनों देशों की जनता डर के साए में जीने पर मजबूर है। लेकिन अब भी इस जंग के खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे, बल्कि ये जंग और खतरनाक रूप से बढ़ती दिखाई दे रही है। यूक्रेन को यूरोप और अमेरिका से हथियारों की सप्लाई हो रही है। यूक्रेन ने फ्रांस से 16 रफाल विमान खरीदे हैं। अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम बनाने पर भी सहमति बन गई है। इसके साथ ही यूक्रेनी सेना के हमले भी तेज होते जा रहे हैं। बीते कुछ वक्त से रूस की तेल रिफाइनरीज यूक्रेन के निशाने पर बनी हुई हैं। वो उसे आर्थिक रूप से तोड़ना चाहता है, ताकि इस जंग में टिके रहने के लिए रूस के पास फंड और संसाधन ही ना हो। और काफी हद तक उसे इसमें कामयाबी भी मिलती दिखाई दे रही है। इस सप्ताह हमलों की वजह से रूस को एजोव सागर के अहम समुद्री रास्तों पर जहाजों की आवाजाही रोकनी पड़ी। इससे दुनिया के दूसरे देशों के साथ रूस का व्यापार प्रभावित होने लगा। रूस इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले करने, दक्षिणी रूस से तेल, गेहूं, स्टील, सूरजमुखी का तेल और दूसरे सामान दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने के लिए करता था। लेकिन अब यहां यूक्रेनी सेना की पहुंच ने रूस के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। रूस के सामने पेट्रोल का भी संकट खड़ा हो गया है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की ऊर्जा कंपनियों ने अतिरिक्त पेट्रोल की सप्लाई के लिए भारतीय रिफाइनरीज से संपर्क किया है। दावा यह किया जा रहा है कि अगर यूक्रेन और हमले नहीं करता है, तो भी रूस की रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 40% हिस्सा 2 महीने तक बंद रह सकता है। ऐसे में रूस की प्रमुख तेल कंपनियों ने पेट्रोल सप्लाई के लिए भारत की सरकारी और निजी रिफाइनरियों से संपर्क साधा है। भारतीय पेट्रोल की कम से कम एक खेप रूस के लिए रवाना भी हो चुकी है। और इसके बावजूद यूक्रेन के खिलाफ रूस के तेवरों में कोई बदलाव नहीं आया। उसने एक बार फिर कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक हमले के दौरान कई धमाकों की आवाजें सुनी गई, जबकि एयर डिफेंस सिस्टम लगातार मिसाइलों को रोकने में जुटे रहे। यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा रूस ने शाहेद ड्रोन भी कई शहरों की तरफ भेजे हैं। उत्तर पूर्वी शहर खार्किव में भी ड्रोन हमलों के बाद कई विस्फोटों की खबरें सामने आई। इसके अलावा विनित्सिया समेत कई अन्य क्षेत्रों में भी एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेनी सेना ने चेतावनी दी है कि राजधानी पर और मिसाइल हमले हो सकते हैं, इसलिए लोगों से सुरक्षित बंकरों में रहने की अपील की गई है। मौजूदा हालात में दोनों देशों की यह जंग और तेज होती नजर आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि दोनों देशों में आखिर शांति कब आएगी। और अब अगली खबर में बात करते हैं नेपाल की राजनीति में आए भारी भूचाल की। तो नेपाल में एक तरफ जहां फिर जेनजी आंदोलन छिड़ता दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश की राजनीति में भी खलबली मची हुई है। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री तोप बहादुर रायमाझी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। टोप बहादुर भूटानी शरणार्थियों को नेपाली नागरिक बताकर अमेरिका भेजने की धोखाधड़ी वाली योजना में दोषी पाए गए, जिसके बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। पूर्व गृह मंत्री बालकृष्ण खंड को भी 2 साल की सजा सुनाई गई है। यह मामला नकली भूटानी शरणार्थी घोटाले के नाम से जाना जाता है। कोर्ट ने इस रैकेट को देश के खिलाफ अपराध बताया और कहा कि इससे नेपाल की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा है। काठमांडू जिला कोर्ट के न्यायाधीश तेज बहादुर खड़का की सिंगल बेंच ने इस मामले में दोषी ठहराए गए 16 लोगों की सजा तय करते हुए रायमांझी पर 40,000 नेपाली रुपए और खांड पर 20,000 नेपाली रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिससे नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री मुश्किलों में फंस गए हैं। इस बीच नेपाल की बालेन शाह सरकार भी मुश्किलों से घिरते दिखाई दे रही है। देश में उसके खिलाफ माहौल बनता नजर आ रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के फैसलों का विरोध हो रहा है, जिससे एक बार फिर देश में जेनजी आंदोलन भड़क गया है। जिस जेनजी के दम पर प्रधानमंत्री बालेन शाह सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे थे, आज वही युवा उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। और अब नेपाल की संसद की नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री बालेन शाह की शासन शैली की तीखी आलोचना की गई है।
जनता समाजवादी पार्टी यानी जेएसपी के वरिष्ठ नेता और नेशनल असेंबली के सदस्य महंत ठाकुर ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने पीएम की तुलना तानाशाह एडोल्फ हिटलर से कर दी और इतना ही नहीं, उन्होंने बालेन सरकार के कामकाज पर भी गंभीर आपत्ति जताई है। संसद की बैठक के दौरान महंत ठाकुर ने शाह के नेतृत्व वाले प्रशासन को पूरी तरह अकुशल और विफल करार दिया। आरोप लगाया कि सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। प्रधानमंत्री पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए महंत ठाकुर ने कहा कि हम उन्हें क्या पुकारे, नेपाली तानाशाह या नेपाली हिटलर? वो नेपाली हिटलर बन चुके हैं। वे जो कुछ भी कहते हैं उसे ही परम सत्य माना जाता है। वे जो भी आदेश जारी करते हैं वही कानून बन जाता है। इस तरह देश को और ज्यादा तबाही के मुहाने पर धकेला जा रहा है। सांसद महंत ठाकुर ने सरकार पर प्रशासनिक तंत्र और राजनीतिक दलों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया है। ऐसे में अब देश में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए, जिससे सरकार की परेशानियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं और साथ ही अब जिस तरह जेनजी भी सड़कों पर आ गए हैं, उससे बालेन सरकार पर संकट गहराता दिखाई दे रहा है। और अब चलते चलते में देखेंगे आकाश गंगा में मिले चीनी के बादल को। तो धरती पर जीवन की शुरुआत कहां से हुई, ये आज भी एक उलझी हुई पहेली है। कई बार इस पर रिसर्च की जा चुकी है, लेकिन हर बार एक नई ही थ्योरी निकलकर सामने आती है, जिससे पुराने सिद्धांत सवालों के घेरे में आ जाते हैं। और अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल मिल्की वे गैलेक्सी यानी हमारी आकाश गंगा से वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिससे जीवन की उत्पत्ति को समझने में मदद मिलेगी। स्पेन के वैज्ञानिकों ने पहली बार आकाश गंगा के एक विशाल गैसीय बादल में चीनी यानी शुगर के मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी का पता लगाया है, जो आमतौर पर रास्पबेरी फलों और टैनिंग लोशन में पाई जाती है। इस शुगर का नाम एरिथ्रोलोज है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल मानी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसे कैसे और कहां खोजा गया। तो इसे मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के पास मौजूद धूल और गैस के एक बड़े बादल में पाया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये अभी तक पहली ऐसी खोज है जिसमें किसी शुगर को सीधे तौर पर इंटरस्टेलर मीडियम यानी तारों के बीच के खाली स्पेस में पाया गया हो। इस स्टडी को नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में पब्लिश किया गया है, जिसे स्पेन की सेंटर फॉर एस्ट्रोबायोलॉजी की वैज्ञानिक डॉक्टर इजास्कुन जिमेनेज सेरा की टीम ने अंजाम दिया। रिसर्चर्स ने स्पेन में मौजूद 2 रेडियो टेलीस्कोप की मदद से एक धूल भरे बादल की स्टडी की, जो मिल्की वे के केंद्र के पास मौजूद है। टीम को शुरुआत में 3 कार्बन वाली सिंपल शुगर्स का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उन्हें इससे कुछ ज्यादा की उम्मीद नहीं थी। लेकिन तभी उन्हें 4 कार्बन वाली एरिथ्रोलोज शुगर के सिग्नल्स मिल गए। रिसर्चर्स के मुताबिक ये शुगर तब बनती है जब -250 डिग्री सेल्सियस जैसे बेहद ठंडे तापमान में ग्लाइकॉल एल्डिहाइड और एथाइलिन ग्लाइकॉल नाम के 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स माइक्रोस्कोपिक धूल के कणों पर आपस में मिलते हैं। ये खोज जीवन की उत्पत्ति को समझने में मददगार साबित हो सकती है और साथ ही इस अनोखी खोज ने यह उम्मीद भी जगा दी है कि जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी कई अहम चीजें पहले से ही अंतरिक्ष में मौजूद हो सकती हैं। इसलिए यह खोज काफी अहम मानी जा रही है। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।